नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक हरा चारा लेने के लिए करें ज्वार की उन्नत तकनीक से खेती। फूल गोभी में रोगों के कारण होता है भारी नुकसान, करें समय रहते रोकथाम। कृषि से जुड़े हुए लगभग सभी किसान पशुओं का पालन करते हैं और इनसे दूध का उत्पादन लेते हैं, लेकिन पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन हो, इसके लिए यह जरूरी है कि पशुओं को बांटे और सूखे चारे के साथ साथ चारे वाली फसलों को उगाकर हरा चारा खिलाया जाए। तो आप हरे चारे के लिए ज्वार की उन्नत तकनीक से खेती कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत शर्मा। रबी फसलों की कटाई के बाद हरे चारे की कमी हो जाती है। वर्षा कम होने पर किसानों के लिए पशुओं हेतु हरे चारे की व्यवस्था करना कठिन एवं चुनौतीपूर्ण रहता है। रबी फसलों की कटाई के बाद पशुओं के लिए सूखे चारे की उपलब्धता तो बढ़ जाती है, लेकिन दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन के लिए हरे चारे की नियमित उपलब्धता आवश्यक है। ज्वार की फसल हम जायद के रूप में उगा सकते हैं। ज्वार जायद एवं खरीफ में बोई जाने वाली चारे की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसका चारा पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। इसकी दो फसलें पहली मार्च से जून और दूसरी जुलाई से अक्टूबर तक ली जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर गर्मियों में इसकी फसल से दुधारू पशुओं के लिए अच्छा चारा प्राप्त किया जा सकता है। जायद में मुख्य रूप से ज्वार की फसल को हरे चारे के लिए उगाते हैं। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान अधिक हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। उन्नत किस्में एक कटाई के लिए राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 2, राजस्थान चरी 3, पूसा चरी नाम की किस्में हैं। इनकी बुआई करें। और यदि आपको बहु कटाई लेनी है तो SSG 59-3 एवं MP चरी PC 9 एवं PC 23 किस्म की बुआई करें। 1 हेक्टेयर के लिए ज्वार के बीज की चारे के लिए बीज की 40 किलो बीज की बुआई आवश्यक है। चारे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चारे के बीज के साथ 10 किलो से 20 किलो तक हम लोबिया या मूंग का बीज भी डाल सकते हैं। चारा वाली फसलों में बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो इसके लिए मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोबर की सड़ी खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के 20 से 30 दिन पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद उर्वरकों को खेत की तैयारी के समय डालना चाहिए। किसान भाइयों, हम खेत की तैयारी की बात करें तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और बाद में देसी हल से जुताई करें। बुआई के 25-30 दिन पूर्व 15 से 20 गाड़ी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर मिलानी चाहिए। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो मिट्टी परीक्षण सिफारिश अनुसार उर्वरक देवें। ज्वार की फसल में 90 किलो DAP प्लस 50 किलो यूरिया अथवा 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट प्लस 90 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर बुआई कर उर कर देने चाहिए। खड़ी फसल में 65 किलो यूरिया प्रति दूसरी कटाई के बाद दें, जिससे ताकि अच्छी तरह फुटान हो सके। गर्मियों में इसकी फसल से दुधारू पशुओं के लिए अच्छा चारा प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय में 70% खर्च पशुओं के आहार पर होता है। इस खर्च को पशुपालक चाहे तो कम कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की पूर्ति करनी होगी। ऐसा करने से लागत में कमी होने के साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थायरम से उपचारित कर बुआई करें। इसके बाद 1 हेक्टेयर के बीज को 3 पैकेट एजोटोबैक्टर प्लस 3 पैकेट PSB कल्चर से उपचारित कर तुरंत बुआई कर देनी चाहिए। ज्वार की बुआई मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक करना श्रेष्ठ रहता है। बीज की बुआई 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर पंक्तियों में 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर सीड ड्रिल अथवा पोरवा द्वारा करनी चाहिए। सिंचाई फसल की
10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। यदि मई जून का महीना है और गर्मी अधिक है, धूप अधिक है, तो हम इसका कम समय पर भी सिंचाई कर सकते हैं। चारा वाली फसलों से अधिक चारा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई का प्रबंध बहुत जरूरी होता है, जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहने से अधिक मात्रा में हरा चारा मिलता है। चारा फसलों में प्राय कीट एवं रोग की संभावनाएं कम रहती है और इन फसलों की कटाई कर हरे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। अतः जहाँ तक संभव हो कीटनाशकों का हमें प्रयोग करने से बचना चाहिए। कटाई के लिए जो बात है, एक कटाई वाली किस्मों की कटाई 50% फूल आने पर यानी बुआई के 60 से 70 दिन पर कर देनी चाहिए। बहु कटाई वाली फसलों की जो किस्में हैं उनकी हम पहली कटाई फूल आने पर यानी 60 से 70 दिन पर और अगली कटाई 50 से 60 दिन पर करनी चाहिए। उपज के बारे में बात करें तो ज्वार चरी की एक कटाई से 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक चारा, हरा चारा प्राप्त होता है। और बहु कटाई किस्मों से जो हमने बात की है, जैसे SSG की बात की और MP चरी की बात की है, तो उनसे हमें 900 से 950 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हरा चारा प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, विशेष तौर से ज्वार के हरे चारे में प्रूसिक जो अम्ल नामक एक विषैला तत्व पाया जाता है, जो पानी की कमी की स्थिति में 50 दिन की फसल में इस जरे अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। अतः ज्वार को छोटी फसल को काटकर हरे चारे के रूप में नहीं खिलाना चाहिए और फूल आने से पूर्व कटाई नहीं करें। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें। चारे की बर्बादी को रोकना ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चारा पैदा करना। जब हम चारे की कुट्टी किए बिना ही फसलों को खिलाते हैं तो चारे का वेस्टेज ज़्यादा होता है। अतः किसान भाइयों, अपने चारे के हरे चारे की कुट्टी करके ही पशुओं को खिलाएं। इससे हरे चारे की उपलब्धता बढ़ेगी और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में फूल गोभी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इस फसल में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं, जिसका समाधान किसान समय रहते नहीं कर पाते हैं, जिससे कि फसल के उत्पादन और क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान इनसे छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AM अंसारी से। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो फूलगोभी की खेती आप करते हैं उसमें किन किन तरह की रोग व्याधि की समस्याएं से आपको जूझना पड़ता है। किसान भाइयों, फूलगोभी एक ऐसी फसल है जो आजकल लगभग सालों भर इसका उत्पादन लिया जाने लगा है। किसी ज़माने में 100 साल पहले बात करें तो सिर्फ ये दिसंबर जनवरी में फूलगोभी बाज़ार में उपलब्ध हो पाता था, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयास से आप देख रहे हैं कि अब गर्मी में भी, बरसात में भी, जाड़े में तो खैर होता ही है, सालों भर फूलगोभी बाज़ार में उपलब्ध होता है। लेकिन इसमें समस्याएं बहुत आती हैं। जैसे जैसे ही नर्सरी लगाएंगे हमारे किसान भाई, इसमें डैम्पिंग ऑफ नाम का रोग लग जाता है। इसमें उसके बिचड़े ही गलने लग जाते हैं, कभी अंकुरित होकर ज़मीन से बाहर आने से पहले ही गल जाते हैं कुछ, तो कुछ क्या होते हैं निकलने के बाद गलते हैं। आर्द्र पतन गोभी वर्गीय फसलों में ये बीमारी राइजोक्टोनिया सोलानी नामक कवक से फैलती है और पौधशाला में अधिक गंभीर रूप से आती है। प्रभावित नए अंकुर जमीन के पास तना लाल भूरे रंग का दिखाई देता है। प्रभावित अंकुर अंत में सूख जाता है। जब पौध घनी और अत्यधिक मात्रा में उगती है तब ये बीमारी अधिक तीव्रता से फैलती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बीज को उपचारित करके लगाना होगा। कोई भी फफूंदनाशक आप ले लें, चाहे वो मैनकोजेब ले, कैप्टान ले, थीरम ले, और नहीं तो कार्बनडाजिम जो बेविस्टिन नाम से उपलब्ध है उसका 1 ग्राम आप प्रति केजी बीज के हिसाब से लेना है। उसको उपचारित करके आप उसकी बुआई कर दें, आपका ये डैम्पिंग रोग से सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं उपाय बताऊं कि अगर आप नर्सरी में जब इसका बिचड़ा लगा रहे हैं बेड पर, तो बुआई करने के बाद जो पहली सिंचाई आप करें किसान भाइयों, आप उसमें 1 ग्राम बेविस्टिन नाम की दवा को प्रति लीटर 1 ग्राम के हिसाब से घोल दें और उसके बाद पहली सिंचाई आप इसी पानी से करें, माने उस सॉल्यूशन से करें जो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बेविस्टिन घोले हुए हैं। उससे अगर आप इसको उपचारित मिट्टी को कर देते हैं, माने पहली सिंचाई जो बुआई करने के बाद, तो आप समझ लें कि अब आप डैम्पिंग रोग से आप इससे सुरक्षित हो गए। काला सड़न रोग, इस बीमारी के लक्षण सर्वप्रथम
पत्तियों के किनारों पर वी आकार में हरी माहीन एवं पानी में भीगे जैसे दिखाई देते हैं तथा पत्तियों की शिराएं काली दिखाई देती हैं। उग्र अवस्था में ये रोग गोभी के अन्य भागों पर भी दिखाई देता है, जिससे फूल के डंठल अंदर से काले होकर सड़ने लगते हैं। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए बीजों को बुआई से पूर्व बाविस्टिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल में 2 घंटे उपचारित कर छाया में सुखाकर बुआई करें। पौधरोपण से पूर्व पौधों की जड़ों को सेटेप्टोसाइक्लिन और बाविस्टिन के घोल में 1 घंटे तक डुबाकर रखें, फिर खेत में लगाएं तथा फसल में रोग के लक्षण दिखने पर डाइथेन M45 दवा 2 ग्राम और बाविस्टिन 1 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इसके बाद के दिनों में भी जब इसमें लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जैसे रोग आ जाते हैं, कभी कभी व्हाइट रस्ट आ जाता है और भी क्लब रॉट जैसा रोग आता है, बहुत तरह की रोगें आती है। तो अगर इस तरह के रोग आते हैं तो आप कृषि वैज्ञानिक से, जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हो या अन्य कृषि विभाग से जुड़े हुए कोई संस्था हो, कोई NGO हो या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट हो, वहाँ हमारे पौधा संरक्षण के पदाधिकारी मौजूद होते हैं, उनसे संपर्क करके आप उसका उपचार कर सकते हैं। अगर आपको कोई ना मिले तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दें कि रोग रोधी किस्म आप लगाएं। बाजार में जब भी आप खरीदने जाएं तो आप उन्नत हाइब्रिड प्रभेद आते हैं इसके रोग रोधी किस्म, उसको आप चयन करें तो आपको बहुत इससे मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपका लेट फसल आ रहा है, जैसे फरवरी मार्च में निकलने वाला फसल है, तो उस समय आपको पाउडरी मिल्ड्यू और व्हाइट रस्ट की समस्या आती है, तो उस समय आपको सल्फेक्स नाम की एक दवा बाजार में उपलब्ध है। यह सल्फेक्स 80% सल्फर होता है। इसका 2 से 3 ग्राम पाउडर आता है। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के अगर आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो आप इससे सुरक्षित रहेंगे, आपका फसल बचा रहेगा। ये तो प्रमुख रोग हुए किसान भाइयों। और जहां तक सवाल है कि अब इसके अलावे कुछ रोग नहीं हैं कि पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले विकार हैं, ये उससे भी बहुत समस्या आती है। जैसे फूलगोभी में आप देखते होंगे भूरा भूरा रंग हो जाता है ऊपर से, अगर जब आप इसे बीच में काटेंगे तो अंदर भूरा रंग होते हुए काला होने लगेगा और फिर बीच में स्टेम जो रहेगा उसका वो खोखला हो जाएगा, उसको हम लोग होलो स्टेम कहते हैं। ये बोरन की कमी के वजह से। बोरन एक पोषक तत्व होता है, वैसे तो ये सूक्ष्म तत्व है, लेकिन इसके वजह से ये रोग होता है। तो फौरन आपको बोरेक्स नाम की एक दवा आती है, इस बोरेक्स का आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के इसको अपने खेतों में छिड़काव करें, तभी आपका फसल बच पाएगा। तो किसान भाइयों, ये थोड़ी सी जानकारी है जो आपके संज्ञान में मैं देना चाहता था। और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई सफलतापूर्वक कर रहे हैं, ये इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अलसी की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं। अभी इसकी फसल में कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कीटों की पहचान कर इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें ताकि आने वाले समय में इससे अधिक उपज मिल सके, इस बारे में बता रहे हैं। मसूर में 2-3 कीड़े बहुत परेशान करते हैं। जैसे कि मसूर में फली छेदक है, और उससे पहले जब जैसे ही दाना भरने लगता है, फली होने लगता है, तो लाही का प्रकोप भी होता है और कभी कभी दीमक का भी प्रकोप होने लगता है। इस कीट का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर बुवाई से पूर्व बरसात का पानी भरा रहता है और मृदा भारी या चिकनी हो। इस कीट की गिडारें देखने में हल्की स्याही या गहरे भूरे रंग की तैलीय होती हैं। छूने पर ये लटें गोल घुंडी बनाकर पड़ जाती हैं, जो ढेलों के नीचे छिपी रहती हैं और रात को बाहर निकलकर पौधों को भूमि के सतह के पास से काट देती हैं। यदि एक सूंडी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधे की वनस्पतिक अवस्था में दिखाई दे तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि दीमक का प्रकोप होने से, दीमक या कटुआ कीट का प्रयोग होने से क्लोरपाइरिफॉस नामक जो तरल है उसका 4 से 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना के ज़मीन पे डाला जाए तो कटुआ कीट और दीमक का प्रबंधन हो सकता है। फली भेदक, इसका प्रकोप पत्तियों व पुष्पों की अपेक्षा फलियों पर सर्वाधिक होता है। इस कीट की छोटी सुंडी फसल की कोमल पत्तियों को खुरच कर खाती हैं और द्वितीयक सुंडी संपूर्ण पत्तियों, कलियों और पुष्पों को खाती हैं
तृतीयक अवस्था की सूढ़ी फली में गोलाकार छिद्र बनाकर मुंह अंदर घुसाकर दाने को खा जाती हैं। एक वयस्क सूंडी 7 से 16 फलियों को क्षतिग्रस्त कर सकती है। जो फली छेदक है उसका प्रकोप होता है, तो सबसे ज़्यादा जो फली छेदक है उसका प्रकोप होता है। इससे क्या होता है कि फली में छेद करके ये दानों को खा जाते हैं और 30 से 50-60% तक आपका जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो फली छेदक के प्रकोप होने पर इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। क्लोर अंट्रानिलिप्रोल या फेम नामक फ्लोबेंडामाइड जो है ये दोनों में से कोई एक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके इन सब से बचाव किया जा सकता है। ये 2-3 कीड़े हैं जिनका आप अगर बचाव करें तो मसूर की खेती बढ़िया हो सकती है। इस कीट की रोकथाम हेतु आप अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, जिनके प्रयोग से कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 से 60 बर्ड पंच लगाना चाहिए ताकि चिड़िया उन पर बैठकर सूढ़ियों को खा सकें। गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट के कोशक मर जाते हैं। इस तरह से बिना रासायनिक दवा का, बिना किसी दवा का प्रयोग किए हुए किसान भाई फली छेदक के आक्रमण से मसूर के फसल को बचा सकते हैं। जैसा कि शीत ऋतु में मसूर होता है और जब घना कोहरा और ठंड बढ़ जाता है तो लाही का समस्या होने लगता है, और जब लाही 1-2 भी हो तो इसमें समस्या बढ़ने लगती है। ऐसे में किसान भाइयों को थोड़ा चौकन्ना रहना है, अपने खेतों की निगरानी करनी है और बढ़िया से देखना है। अगर लाही का प्रकोप हुआ है तो ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल या ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, या इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का जो दवा है 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है माउंट आबू जिला सिरोही के कृषक सुरेंद्र सिंह ने। आप सेब के प्रसंस्करण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो सुरेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो वैल्यू एडिशन में का मतलब है कि जिस आइटम की, जिस फ्रूट की कोई वैल्यू नहीं है या बहुत कम वैल्यू है, जो 2 रुपए की आइटम है उसको 10 रुपए का कैसे बनाना है। तो जैसे होता है कि हमारे 30% फल सेब के ऐसे बच जाते हैं जिनको हम मार्केट में जो है नहीं बेच सकते हैं, या तो वो आकार में ठीक नहीं होते, या वो P2 साइज के होते हैं, या थोड़ी बहुत उसमें बीमारी भी लगी होती है, कहीं पे कोई धब्बे लगे होते हैं। तो ऐसे फलों को जो है जब हम उससे जूस निकाल लेते हैं और जूस में कन्वर्ट करने के बाद जो बाकी का 50% बच गया उससे भी हमें अब क्या क्या पदार्थ उससे जो है बनाए जा सकते हैं, जिसको हम वैल्यू एडिशन बोलेंगे। कि सेब का जो पोमेस है, जो बायो वेस्ट है, उसमें जो है कैसे वैल्यू एडिशन की जाए, उससे जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ कैसे बनाए जाएं। जब फलों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो लोग इसको खाना भी पसंद नहीं करते हैं, और यदि आप ऐसे फलों की प्रोसेसिंग करते हैं तो आप इससे कई तरह के सह उत्पाद तैयार कर सकते हैं, जिनको आप बाद में प्रयोग में ला सकते हैं या फिर बाजार में बेचकर अच्छी आय कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हमारे पास सेब है, सेब को जो है हमने उसको जो है ग्रेटिंग कर लिया उसका, और उसका जूस निकाल लिया। अब जूस निकालने के बाद जो है जो उसका जो पोमेस गुद्दा है, उसमें स्किन है, सीड्स हैं, वो सब कुछ है, उसको हम पोमेस बोलते हैं। और वो बायो बेस्ड है, वो उसमें जो बहुत उपयोगी तत्व पाए जाते हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं एंड फाइटोकेमिकल्स हैं। तो अब उसको हम कैसे स्टेबल करना है, तो स्टेबल करने के लिए हमने उस पोमेस को जो है वो डिहाइड्रेटर में सुखाना है।
तो डिहाइड्रेटर जो है एक मशीन है जिसको बिजली से चलती है, और अगर घर में ही अगर हमने डिहाइड्रेटर खरीदना है तो 60-70 हज़ार में जो है एक छोटा 8 ट्रे वाला जो डिहाइड्रेटर जो है हम खरीद सकते हैं, और उस पोमेस को जो है हम 8 से 10 घंटे में जो है ड्राई कर सकते हैं। अब इस ड्राइड पोमेस को जो है हम पल्वराइज करके ग्राइंड करके जो है पाउडर बना लेते हैं इसका। अब इस पाउडर को जो है आप, ये स्टेबल हो गया, अब ये खराब नहीं होगा, और इसको जो है अब आप बेकरी प्रोडक्ट्स में, जैसे जो आप बिस्किट्स बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, मफिन बना सकते हैं, इवन ब्रेड में जो है इसका उपयोग जो है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है इसमें से जो है आप रोल्स बना सकते हैं, या जैसे आम पापड़ की तरह जो है इसके जो हैं वो बार्स बना सकते हैं, या फिर और भी डिफरेंट जैम्स में, जेलीज में, या डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट्स में होते हैं, उसमें भी इसको जो है वो मिक्स किया जा सकता है। और इसका जो है इवन इसके जो डाइटरी फाइबर्स हैं, फाइबर्स इसके अलग से निकाले जा सकते हैं, या इसमें से जो है पैक्टिन निकाली जा सकती है, जो कि 1000 से 1200 रुपए किलो जो है वो कमर्शियली हमें पैक्टिन जो है बाजार से मिलती है। यह कार्य बड़ी आसानी से पुरुष या महिला कोई भी कर सकता है, और यदि इस काम को बड़े स्तर पर करना है तो स्वयं सहायता समूह बनाकर बाई प्रोडक्ट तैयार करें और बाजार में इसकी बिक्री करके अच्छी आमदनी लें। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।